नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 8 है इसको शुरू किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या जाना था, तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाना था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, है ना। देखो, जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा है उनको पता होगा। देखो, हमने क्या देखा था कि ये सभी क्या है आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल्स, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर हमने ये भी देख लिया था, इसके आगे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस पेज पर का, इसमें भी हमने देखा था। ठीक है, क्या देखा था हमने इसमें कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे फॉर्म होता है। बताओ जल्दी से, याद होगा आप लोगों को। क्या बताया था मैंने कि सॉइल फॉर्म होने के लिए 2.5 थिक लेयर का सॉइल फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमने वाटर की भी बात की थी, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझते हैं। तो देखिएगा बच्चों, चलो सब लोग अभी ध्यान से देखो, इधर उधर की बातें मत सोचिएगा, बस आप इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, फिगर 8.6 के बारे में बताया गया है। तो 8.6 में हमने क्या देखा था, याद है आप लोगों को? आ जाओ दिखाती हूँ। देखो आप लोग को कौन कौन सा फिगर ध्यान में रखना है। तो 8.6, 8.4, 8.10 एंड 8.11। तो आ जाओ, आप लोगों को एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ 8.4। ये देखो जी 8.4 ये रहा। इसमें क्या किया जा रहा है बताइए, हनी को कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं 8.6 की, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो लकड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रेजिन को ट्री से इकट्ठा किया जा रहा है। और इसकी अगर मैं बात करूं ये वाले की, तो देखिए ये क्या कर रही है, ये ना रबर लेटेक्स को इकट्ठा कर रही है फ्रॉम ट्रीज। तो इन सभी में हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं इसमें क्या आया है बच्चों, ट्रीज आया है ना। देखो इधर भी पेड़ आए हैं, क्योंकि लकड़ियां कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। अगर आप हनी भी इकट्ठा करना चाहोगे तो ये जो हनी है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आपको ट्रीज पर ही मिलेगा। और पेड़ कहाँ पर होते हैं बच्चों, फॉरेस्ट में होते हैं, है ना। जंगल में ही तो पेड़ पाए जाते हैं। ये जो है ये भी जंगल में पाया जाएगा। ये लेटेक्स का जो पेड़ है ना, मतलब जहाँ से ये रबर निकाला जा रहा है, रबर का पेड़, ये हमें कहाँ पे मिलता है, जंगल में ही मिलता है। इसके अलावा ये जो हमने देखा, देखो ये भी कहाँ पर होगा, फॉरेस्ट में ही होगा, है ना। यानी यहाँ पर देखो कौन से रिसोर्स की बात की जा रही है बच्चों, फॉरेस्ट की बात की जा रही है। मतलब इन सभी में अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे ना, तो फॉरेस्ट ही कहीं ना कहीं इन सभी से रिलेटेड है, क्योंकि पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है, क्योंकि वो हमें नेचर ने दिया है। ट्रीज हम खुद से, मतलब आर्टिफिशियली ट्रीज बनाया जा सकता है क्या, तो आर्टिफिशियली आप बना सकते हो, लेकिन असली जैसा आप नहीं बना सकते। जैसे उसके अंदर फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, ऐसा हम नहीं बना सकते, है ना। वो नेचर ही बना सकती है। तो यस, तो वही वो सारे पिक्चर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए 8.6 में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल्स, यानी वो जो लोग थे, यानी एक अंकल जी थे, एक आंटी जी थी, वो क्या कर रहे थे, तो लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे जंगलों से, राइट। और उसी प्रकार से देखिएगा हमने देखा था कौन से फिगर में, 8.4 में, कि क्या इकट्ठा किया जा रहा है, तो हनी को कलेक्ट किया जा रहा है ना, फॉरेस्ट से हनी इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा हमने 8.10 में क्या देखा था कि रबर लेटेक्स को इकट्ठा किया जा रहा था। और फिर हमने वो भी देखा था, क्या देखा था, तो रेजिन भी देखा था, जो फॉरेस्ट से ही लिया जा रहा था, राइट। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम हनी को निकाल रहे हैं, क्यों लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमको, तो जी हाँ, हमें ना उसकी जरूरत है ना। हमें लकड़ियों की क्यों जरूरत है, तो लकड़ियों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि अगर किसी घर पे लकड़ी पे खाना बनता है तो वो क्या करेंगे, लकड़ी ही जलाएंगे, है ना। जंगल से जाएंगे, लकड़ियाँ काट करके लेकर के आएंगे और उसको जला करके खाना बनाएंगे। इसके अलावा लकड़ी की मदद से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो टेबल बनते हैं, बेड्स बनते हैं। अगर हमें बेंचेस, जिस बेंच पे आप स्कूल में बैठते हो वो किसका बना हुआ होता है, तो वो वुड का ही बना हुआ होता है, राइट। तो इसीलिए हम लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट। वाई, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत है, इसीलिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या बातें बताई गई हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है अपने आप ही, हाँ ज़्यादा बड़ा मत नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलो जी आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर नीड्स वी कलेक्ट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स इन नेचर, यानी कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लांट्स को इकट्ठा करते हैं। और लैंड के ऊपर, लैंड सरफेस पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं।
अब देखो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। ठीक है, अब ये ग्रास क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं। तो देखो इन दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। ग्रास आप जानते हो क्या होता है, घास, जैसे कि मिट्टी अगर कहीं पे पड़ी हुई है, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर पड़ेगा, वहां पे घास उगाएंगे, ऐसा होता है ना। आप देखते होंगे आपके आसपास अगर कोई मिट्टी है तो वहां पे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके ग्रास होते हैं। ठीक, और इसके अलावा ट्रीज भी आप जानते हो, तो पेड़ है ना, आम का पेड़, बबूल का पेड़, ये सभी क्या है, ये सभी ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। अभी आप जानते नहीं हो, क्या नहीं जानते हो, तो आप ये नहीं जानते हो हर्ब और श्रब्स क्या होते हैं। तो आ जाइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले क्या था बच्चों, ग्रास था, है ना, क्या था, ग्रास। तो घास क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। इसके अलावा क्या था, हर्ब था, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगी श्रब्स की, और फिर लास्ट में आता है ट्रीज। तो देखिए बच्चों, ये जो हर्ब होता है ना, ये नॉन वुडी प्लांट होता है, यानी काफी छोटा होता है, और इसमें ना लकड़ियां आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसमें मिलेंगे तो थोड़े स्टम आपको मिल जाएंगे और पत्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, लिव्स एंड स्टम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे वुड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कौन से प्लांट्स में, ये हर्ब वाले प्लांट में, काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं श्रब्स की बात करूँ तो इसमें आपको वुड तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये छोटे ही होते हैं, लेकिन इससे थोड़े बड़े होते हैं। समझ में आया, मतलब हर्ब से बड़े होते हैं, लेकिन ट्रीज से क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। कौन, श्रब्स, राइट। और ट्रीज क्या होते हैं ये आप जानते हो। तो जो प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर अवेलेबल, उनको इन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ग्रास के कैटेगरी में रखा गया है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हर्ब कहा जाता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको श्रब्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, राइट। चलो जी आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि क्या बातें बताई गई हैं बच्चों। तो आ जाइए और हम समझते हैं। तो देखिएगा, मैन हैज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट विद सम ग्रासेस टू ऑब्टेन फूड ग्रेन्स। अब बच्चों ध्यान से सुनो, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले जो मनुष्य थे वो क्या खाते थे, जब उनको मतलब उनको कुछ भी, एकदम स्टार्टिंग में बात बता रही हूँ, वो क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। यानी उनको पहले प्लांट्स के बारे में पता नहीं था, वो तो हमें बाद में धीरे धीरे करके जब टाइम बीता तब हमें पता चला कि हाँ प्लांट से भी हमें खाने वाली चीजें मिल सकती हैं। तो पहले मनुष्य क्या खाया करते थे बच्चों, एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने किसकी खोज की, तो फायर की, यानी आग की खोज की। ये सारी चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी। फायर आने के बाद क्या हुआ कि अब वो एनिमल्स को पका करके खाने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते जब टाइम बीता तब जाके उन्हें ना प्लांट्स के बारे में पता चला। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। और फिर उन्होंने और थोड़ा टाइम बीता तब उनको पता चला कि हाँ कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर फूड। जैसे कि चावल का प्लांट हो गया, मतलब राइस का जो पौधा होता है वो, उससे हमें क्या मिलता है, राइस मिलता है। गेहूं के पौधे से हमें गेहूं मिलता है ना। जो दाल वाला पौधा होता है, अरहर की दाल का पौधा, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। मतलब जो भी खाने वाली चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, पौधे से मिलती है ना। तो वो धीरे धीरे करके लोगों को पता चला। ठीक है, और पता चलने के बाद इसका फायदा क्या हुआ समझिएगा। पहले क्या होता था, पहले वो एनिमल्स को खाया करते थे मनुष्य, राइट। तो वो मतलब उनका कोई ना ठिकाना नहीं होता था कि उन्हें कहाँ पे रहना है, जहाँ पे उनको मतलब ऐसे घूमते रहते थे, घुमक्कड़ी थे, यानी घूमते रहते थे। जहाँ पर उनको कोई एनिमल दिख जाए उसका शिकार करते थे, वहीं पे खा वो लिया और फिर आगे बढ़ जाते थे। यानी उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं था। अभी क्या है, अभी के टाइम पे हमारा घर होता है, हम दिन भर कहीं पर भी रहें लेकिन रात को अपने घर पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक फिक्स प्लेस है कि हमें यहीं पर रहना है। लेकिन पहले जब कुछ भी नहीं था तब क्या करते थे लोग, ऐसे घूमा करते थे और खाया करते थे, बस घूमा करते थे। ठीक है, लेकिन देखो जब ये प्लांट्स के बारे में पता चला तो लोगों ने क्या किया बच्चों, खेती करना चालू कर दिया। मनुष्य ने खेती करना चालू कर दिया। अब सुनिए ध्यान से, जब खेती करोगे, मान लीजिए कि ये आपका क्या है बच्चों, खेत है। ये क्या है, ये आपका लैंड है जिसमें आपने क्या किया, बीज लगा दिया है, फसल आपने इसके अंदर लगा दी है, राइट। तो खाली बस फसल लगाने से नहीं होता, बल्कि इसको टाइम टू टाइम क्या क्या चाहिए होगा, वाटर भी चाहिए होगा। अगर इसमें अनवांटेड ग्रासेस उगाई तो उनको निकालना भी होगा। यानी बस इसे बीज लगा करके और कहीं पर भी चले जाओ ऐसे नहीं होगा, यानी आपको वहां पर रह करके उसकी देखभाल करनी होगी। तो देखो जब प्लांट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने खेती करना चालू कर दिया, है ना। जैसे गेहूं धान इनके बारे में पता चला होगा तो उन्होंने खेतों में जो भी
लैंड होंगे वहाँ पे खेती करना उन्होंने चालू कर दिया होगा। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये लोग ना सेटल्ड हो गए, मतलब एक जगह इन्होंने अपना घर बनाया, राइट। क्या करेंगे, खेत के पास में ही ये अपना घर बनाएंगे और यहाँ पर रहेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि उन्होंने खेतों में क्या लगाया है, फसल लगाई है। अगर वो वहाँ से चले गए फिर वो फसल की देखभाल कौन करेगा, तो इसीलिए इन लोगों ने अभी अपना फिक्स प्लेस बनाया और बस्तियाँ बना करके वो रहने लगे। और एक और बात सुनिएगा, जैसे कि अगर आप खेतों में कोई भी फसल लगा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे फसल आपने इसमें लगा दी है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस टाइम पे हैंडपम्प, जैसे अभी के टाइम पे मोटर होता है, हैंडपम्प होता है, वैसा कुछ था नहीं। तो वो लोग पानी कहाँ से लेते थे, वाटर बॉडीज से लेते थे, यानी कि नदियों से लेते थे। किससे लेते थे, रिवर्स वगैरह जो भी लेक्स होंगे वहाँ से लेते थे। तो सुनिए ध्यान से, जो मनुष्य है उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे रहना शुरू किया, तो नदियों के किनारे, यानी यहाँ पे नदी है और इसके किनारे ही वो रहा करते थे। क्यों, क्योंकि जब वो खेती करेंगे तो उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा, ये नदी से ही मिलेगा। आप सोचिए कि उन्होंने कहीं दूर जाकर के एग्रीकल्चर मतलब लैंड में अपने क्रॉप को लगा दिया, फसल लगा दी, अब उनको पानी कहाँ से मिलेगा, सोचो इतनी दूर से वो पानी कैसे लेकर के जा पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे रहना शुरू किया, तो नदियों के किनारे। क्यों, इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, चलो फिर भी मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। तो आ जाइए देखते हैं कि अभी इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें भी वही सारी बातें दी गई है जो मैंने आपको अभी बताया। देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ घास ऐसे भी हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं खाने के लिए। दिस हेल्प हिम टू अवॉइड पेनफुल वॉन्डरिंग फॉर गैदरिंग फूड, यानी इससे क्या हुआ, जब उनको पता चला कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हमारे खाने का इंतजाम कर सकती हैं, तो इसका ये फायदा हुआ कि उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यानी उनका एक सेटल, देखो ही बिगिन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि वो एक सेटल्ड लाइफ रहने लगे। मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलरली अपना बस्ती बनाया, घर बनाया और वहां पर वो रहने लगे। ओके, और सबसे पहले मनुष्य ने कहाँ पे रहना शुरू किया था, तो देखिएगा द बेसिस ऑफ द ह्युआंग ही, फिर सिंधु, ये सभी क्या है, ये सभी नदियों के यहाँ पे नाम, मतलब यहाँ पे एरिया बताया गया है, ठीक है। ये होता क्या मैं आपको बताती हूँ। बेसिस ऑफ द ह्युआंग ही, ये ना नदी के नाम है, अभी ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। सिंधु, ये भी नदी का नाम है। इसके अलावा नील, यूफ्रेट्स आर सम ऑफ द एरियाज वेयर सच सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड इन द पास्ट, यानी कि ये सभी एरियाज हैं, ह्युआंग ही का एरिया, सिंधु का एरिया, नील का, यूफ्रेट्स का एरिया, जहाँ पर इन लोगों ने अपना बस्ती बनाया और वहाँ पे रहना चालू कर दिया। आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये पिक्चर में, मतलब ये मैप में दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ह्युआंग ही, ये कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, ये देख रहे हो। तो ये एरिया में इन लोगों ने रहना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पे नदी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो सिंधु रिवर है ना, तो इस एरिया में भी। इसके अलावा ये देखो यूफ्रेट्स और यहाँ पर है नील। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं। तो आगे बताया जा रहा है कि क्या बताया गया है, हाँ ये आपने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, हम लोग जंगलों से कौन कौन सी चीजें ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या हमें मिलता है जंगलों से, तो लकड़ी मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वुड मिलता है, वुड यानी लकड़ी। उसके बाद रबर हमें मिलता है, इरेजर जो आप मिटाते हो, रबर बैंड जो सिर में लगाते हो, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो टायर्स बनते हैं, है ना, ट्रकों के, गाड़ियों के, वो। फिर उसके बाद रेसिन, उसके बाद फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आप लोग सुनते होंगे, जड़ी बूटियाँ। तो ये सब कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही तो मिलती है। जंगलों में जाओगे ना, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पौधे देखने के लिए मिलेंगे। तो वो जो सारे पौधे हैं ना, वो सभी जड़ी बूटियों का काम करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए, अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो उसमें वो हेल्प करते हैं, जैसे मतलब उसको ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो नीम है, नीम क्या है बच्चों, प्लांट है, लेकिन ये हमारी कई चीज़ों में मदद करता है ना। ये कीटाणुओं को मारता है। अगर कहीं पे कीटाणु पूरे फैले, मतलब अगर आपने क्या किया, इसकी पत्तियों को जला दिया ना, तो वहाँ का जो वायु है, उसमें जो भी एयर है, उसमें जो कीटाणु रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये इसका एक फायदा है ना। तो नीम किस में आता है, मेडिसिनल प्लांट में आता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो मेडिसिनल ट्री हो जाएगा, नीम तो ट्री होता है ना, पेड़। इसके अलावा एक, हाँ ये देखो तुलसी, जो हमारे घर में, सबके घर में होती होंगी तुलसी, है ना, इनकी पूजा भी की जाती है। तो ये भी क्या है बच्चों, मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा एलोवेरा आप सभी लोग जानते होंगे, जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा कांटा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, लेकिन वो भी कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ओके, एलोवेरा भी मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप देखिएगा गूगल करके, आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि जब आप इक्वेटर से लेकर के पोल तक जाओगे ना,
यानी इक्वेटर से पोल तक जब आप कंसिडर करोगे, वहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इनके बारे में ही हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वेटर के पास वाले एरिया में हमें किस टाइप के फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, फिर जब हम उसके आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो किस किस टाइप के अलग अलग फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। आ जाइए आप लोगों को बताती हूँ। इक्वेटर क्या होता है सब लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में यानी कि पहले हमने इक्वेटर के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। आ जाइए एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। समझ लीजिए बच्चों, ये हमारा क्या है, अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के बीचों बीच से ना एक लाइन गई है, बीचों बीच से एक लाइन गई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेटर बोलते हैं। बोलो जी इसको क्या कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल सही, इक्वेटर इसको कहा जाता है। ये क्या है? ये होता है हमारा साउथ पोल, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा होता है नॉर्थ पोल। ठीक, और एक और बात आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर जब इस साइड आप आओगे तो ये 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, ऐसे करके ये आता जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये 90 डिग्री हो जाता है, राइट। तो जब आप इक्वेटर से ये पोल्स की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ का एरिया ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर यहाँ पे जाओगे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे पूरा ही कम होता है, यहाँ पे काफ़ी ठंडी लगती है, राइट। तो जिस प्रकार से यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, उसी प्रकार से फॉरेस्ट भी, यहाँ पे अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, फिर इस एरिया में अलग टाइप के, इस एरिया में अलग टाइप के। ओके, तो वही सारे फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आ जाइए यहाँ पे हम समझते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? एक बार पहले ऐसे पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरा ऐसे छोटा करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखिएगा, ये रहा आपका इक्वेटर। ये क्या है जी? इक्वेटर है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो देखो यहाँ पर इक्वेटर के पास कौन से टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन से टाइप के? इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर आप इसके जब ऊपर जाएंगे 15 डिग्री के आसपास, तो फिर आपको यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, याद रखिएगा, इक्वेटोरियल एवरग्रीन के बाद क्या आता है? डिसीडियस फॉरेस्ट आता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे भी आएंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसके आगे जाओगे तो फिर इसके आगे जब जाओगे आप 30 डिग्री के थोड़ा आगे, तो वहां पे आपको थॉर्नी स्क्रब्स देखने के लिए मिलेंगे। थॉर्नी मतलब कांटेदार स्क्रब्स, स्क्रब्स नहीं है, क्या था? एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे आपको थॉर्नी स्क्रब्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। चलो चलो आगे चलो। ये मैं छोटा ही कर दूं क्या? आ जाइए, मैं छोटा कर देती हूँ ताकि ये पूरा एक साथ आप देख पाओ। ओके, चलिए। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आगे जाओगे 45 डिग्री के आसपास, इससे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट आते हैं 60 डिग्री के आसपास, और यहाँ पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलते हैं। देखो 60 और 75 के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? तो बड़े बड़े पत्तियों वाले पेड़ इसके अंदर पाए जाते हैं, समझे। फिर यहाँ पे जब इधर एकदम ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको कैनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, एंड लास्ट में आपको मिलेंगे टुंड्रा वेजिटेशन। ओके, यहाँ के पेड़ देखो कैसे होते हैं जी, ऐसे होते हैं। आज ये मैं आपको पूरा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं करना था। देखो टुंड्रा रीजन है ना, यहाँ पे वो पोल वाला एरिया है बच्चों। ये जो है ना, ये पोल वाला एरिया है जहाँ पे ठंडी होती है। यहाँ पे इंसानों का आता पता नहीं, जाओगे तो बर्फ बन जाओगे, इतनी ठंडी होती है पोल्स के पास। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि वहाँ पे सूरज का प्रकाश उतना नहीं पहुँच पाता जितना इक्वेटोरियल रीजन में पहुँचता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लांट्स भी आते हैं और फॉरेस्ट भी बनते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके नीचे कैनिफेरस, ब्रॉड लीव्ड, आप सब देख सकते हो, राइट। चलो, ये बात याद रहेगा, भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पोल्स के पास कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कैनिफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलो अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो बता ही दिया। अब उसके बाद इधर देखिएगा, मेनी एनिमल्स मेक दिस फॉरेस्ट देयर हैबिटेट। अब देखो बच्चों, ये जो फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट है, हाँ फॉरेस्ट देखो हाथी जी रह रहे हैं। तो अगर फॉरेस्ट है तो इसमें एनिमल्स भी रहेंगे। तो एनिमल्स क्या करते हैं? कई सारे एनिमल्स इन फॉरेस्ट को अपना घर बना लेते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि जानवर कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं, घने घने जंगलों में। शेर, चीता, हाथी और भालू, ये सब कहाँ पे रहते हैं? जंगल में ही तो रहते हैं। फिर
एनिमल्स हु प्रे ऑन द प्लांट ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, दस मेनी फूड चेन डेवलप इन द फॉरेस्ट। अभी देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें देखो दोनों ही टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, और एक और मतलब और भी एनिमल्स है जो क्या होते हैं बच्चों, जो हर्बीवरस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर, यानी अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि अगर मैं शेर की बात करूं तो शेर क्या खाता है, तो जो उससे छोटे जानवर रहेंगे वो घास नहीं खाता। शेर जो है वो, जैसे देखो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे हो गई बच्चों कौन, आ जाओ समझते हैं, अरे आजा, यहाँ पे मैं बात करती हूँ बकरी की, गोट, ठीक है। तो गोट क्या खाएगी, ये जो बकरी है ये क्या खाएगी, तो ये ना घास खाएगी, ठीक है। और बकरी को कौन खाएगा, तो बकरी को खाएंगे शेर राजा, जंगल के राजा, लायन। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक फूड चेन डेवलप हो गया। तो इसी प्रकार से वो जो फॉरेस्ट है ना उसमें होता है कि उसमें हर टाइप के जानवर रहते हैं, यानी जो जानवरों को खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो भी रहते हैं और जो शाकाहारी है वो भी रहते हैं। तो जो शाकाहारी है वो क्या करते हैं, अपना खाना वो कैसे खाते हैं, तो जो प्लांट्स वगैरह हैं उसकी पत्तियां हैं उनको खा करके वो जीवित रहते हैं, और जो मांसाहारी हैं वो अपने से छोटे जानवरों को खा करके जीवित रहते हैं, बराबर। तो ये सभी भी उस जंगल में रहते हैं, ओके। तो वही बात यहाँ पर बताई गई थी जो मैंने यहाँ से पढ़ा कि एनिमल्स हु प्रे ऑन द प्लांट ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो एनिमल्स जो शिकार करते हैं, प्रे यानी क्या, शिकार करना, ठीक है, जो शिकार करते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स का, यानी जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं उनका जो एनिमल्स शिकार करते हैं वो भी उस जंगल में रहते हैं। दस मेनी फूड चेन्स डेवलप इन द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट में फूड चेन डेवलप होता है। फूड चेन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बकरी क्या खाती है, घास खाती है, घास को बकरी को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो यहाँ पे एक फूड चेन डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि पहले घास होगी तो बकरी ने उसको खाया, फिर शेर ने बकरी को खाया। तो यहाँ पे देखो फूड चेन जैसा बन रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर वो क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स आर द हैबिटेट्स फॉर मेनी एनिमल्स, यानी कि जो फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड है ये क्या होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है। क्योंकि जानवर कहाँ पर रहते हैं, तो जंगल में ही रहते हैं, है ना। तो जंगल क्या होता है, उनका घर होता है, शेर जी का, जंगल का राजा। इसके अलावा लोमड़ी हो गई, फॉक्स, हाथी, ये सभी जंगल में ही तो रहते हैं। तो जंगल क्या है, उनका घर होता है। सो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू प्लांट्स दैट वी हैव गॉट एनिमल्स एज नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया आप लोगों को। देखो ये जो एनिमल्स हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि काऊ हो गया, काऊ हो गई, इसके अलावा और क्या हो गए एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ जिनका हम ऐसे जनरली यूज़ करते हैं, तो हॉर्स हो गया, राइट। तो ये जो सभी एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें किसके कारण मिले हैं, तो प्लांट्स के ही कारण मिले। अगर प्लांट, देखो गैया क्या खाती है बताओ जल्दी से, घास खाती है। तो अगर ये घास नहीं मिलेगा, अगर वो प्लांट्स हमें नहीं मिलेंगे, तो ये गैया जीवित कैसे रहेगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो एनिमल्स हमें नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिले हैं, ये फॉरेस्ट की ही वजह से मिले हैं, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होता तो हमें ये सब भी नहीं मिल पाते, ओके। और प्लांट जो है वो वाटर में भी ग्रो करते हैं, हम सभी जानते हैं। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस में देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समुद्र के ओशन के अंदर भी उगते रहते हैं, राइट। इट इज वेरी लाइकली दैट इन फ्यूचर we shall have to depend on aquatic plants for fulfilling the needs of the growing human population। अभी देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि एकदम तेजी से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते हुए जा रहा है, और इस पॉपुलेशन, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, अगर ऐसा ही होता रहा तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि हम लोग ये जो वाटर में जो प्लांट्स मिल रहे हैं ना, इनका भी हम यूज़ करें अपने लिए, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। अभी तो हम लोग इनका यूज़ नहीं करते, लेकिन काफ़ी हद तक किया भी जाता है। कुछ इसमें मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह मिल गए तो उनका यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा होगा, अगर ऐसे ही ये बढ़ता रहा पॉपुलेशन, तो फिर ऐसा होगा कि हम अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स का यूज़ करें, यानी जो प्लांट्स पानी के अंदर हैं उनका हम यूज़ करें, ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए जी, तो ये है आप लोगों के मरीन वेजिटेशन। देखो पानी के अंदर भी प्लांट्स उगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, ये देखो जी, ये देखो, राइट। चलो, तो ये बात समझ में आ गई।
आगे बढ़े तो हमने किसके बारे में अभी ऊपर देखा, तो हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना है ना। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली किसकी बात करेंगे, तो जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज की ही कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे बच्चों एनिमल्स के बारे में। तो चलो जी देरी काहे की, आ जाओ शुरू करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिगर 8.13 में आपने क्या देखा था, 8.13 में कि जो एस है यानी कि गधा क्या कर रहा था, लोड को कैरी कर रहा था। मैंने आप लोगों को गधे को दिखाया था ना, मतलब वो डंकी बोलते हैं ना इंग्लिश में, और एस भी कहा जाता है। देखो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है बताओ, ये सामान को ढो रहा है ना। इसके ऊपर इसके पीठ पे क्या डाल दिया है, कपड़े वगैरह सब सामान इसके ऊपर रख दिए गए हैं। कपड़े नहीं है, क्या है, हाँ गैलन जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर इन्होंने डाल दिया, अब ये लेकर के जाएगा पीठ पर, और जहाँ पर भी इसको पहुँचाना रहेगा वहाँ पर जा करके पहुँचाएगा। तो इसका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं भाई बताओ जल्दी से, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। इसी प्रकार से कैमल भी होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर हॉर्स राइडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। एक घोड़ा गाड़ी भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बैलगाड़ी भी होती है। तो ये सभी क्या एनिमल रिसोर्सेज ही तो है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड। जानते हो अभी भी गाँव में ऐसा होता होगा, अभी क्योंकि अब गाड़ी वगैरह सब आ गए तो सबके घर पे गाड़ी है। अगर किसी घर पे कुछ भी नहीं होगा तो साइकिल या फिर मोटरसाइकिल तो ज़रूर होगी। लेकिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, गाँव में वो नहीं होता था। तो वो लोग कैसे, अगर कहीं पे जाना हो तो कैसे जाते थे, तो बैलगाड़ी पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है कहीं कहीं, तो वो लोग उससे जाया करते थे। यानी बैल आगे लगे रहते थे वो गाड़ी में, और फिर पीछे बना रहता था बैठने के लिए, और फिर उसमें वो बैठ करके जाते थे। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, देखा होगा, आप देखिएगा पुरानी मूवीज़ देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली बैलगाड़ी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो वो ये जो बैल का हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो ऑक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, वो किस में आएगा, वो एनिमल रिसोर्सेज में ही आएगा। अभी देखो एनिमल्स जो है ना उनसे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। क्या क्या मिलता है, तो आ जाइए हम इसके बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने देखा कि वो जो एस है वो लोड को कैरी कर रहा है। मैन मेक्स यूज ऑफ एनिमल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, यानी जो एनिमल्स है उनका हम कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिएगा, देखो हॉर्स का किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों बताओ जल्दी से, तो हॉर्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर राइडिंग, यानी कि ऐसे राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, मतलब उसके ऊपर बैठते हैं और उसको टिक टिक करके वो चलता रहता है, राइट। पहले जो राजा लोग थे वो हॉर्स मतलब वहाँ पे ज़्यादा हॉर्स राइडिंग चला करता था, अभी भी होता है। इसके अलावा अगर मैं ऑक्शन की बात करूँ तो ऑक्शन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑक्शन यानी वो जो बैल है वो उसका हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई, खेत की जुताई के लिए, या फिर बैलगाड़ी में भी उनको आगे लगाया जाता है। फिर हम कैमल की बात करें तो कैमल का यूज़ किस लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग, और एसएस का भी यूज़ किस लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग, यानी जो डंकी जो गधा है उसका भी यूज़ हम लोग ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। बात समझ में आई। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनका हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, आ जाइए। तो ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद कुछ और एनिमल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं दूसरे पर्पस के लिए। देखिएगा जैसे बकरी हो गई, क्या हो गए, गैया हो गई यानी कि काऊ, बफेलोस, ये सभी यूज़ किए जाते हैं फॉर मिल्क, है ना। इनसे हमें क्या मिलता है, गोट, काउस, बफेलो, इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, राइट। फिर मीट, एग्स, बोन पाउडर, फिर हाइड एक्सेट्रा आर अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। और भी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती है। क्या क्या मिलती हैं, तो मीट मिलता है ना, जो मीट होता है वो। फिर एग, ये हमें मुर्गियों वगैरह से मिलता है, तो ये भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद बोन पाउडर। अब आप सोचेंगे बोन पाउडर क्या होता है, तो बोन पाउडर मतलब हड्डियों का पाउडर बनाया जाता है, यानी जो एनिमल्स है ना स्टूडेंट्स, उनके हड्डियों का, अरे ये बार बार क्यों गायब हो जा रहा है, उनके जो बोन्स होते हैं ना उनका पाउडर बनाया जाता है, और ये भी यूज़ किया जाता है। आप सोचेंगे कहाँ यूज़ किया जाता है इसका, जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको जैसे कि बोन जो है ना इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ओके, तो वो प्लांट ग्रोइंग में मदद करते हैं, तो उसको उसमें डाला जाता है। इसके अलावा और भी यूजेस हैं इनके। तो बोन पाउडर भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। और हाइड, अभी आप सोचेंगे हाइड क्या है, तो हाइड मतलब वो चमड़ा, आप जानते होंगे, जो जैसे कि सिल्क के आते हैं ना, कोई सिल्क का बैग आता है, सिल्क के चमड़े के जूते भी आते हैं, तो वो सब किससे बनते हैं, तो वो एनिमल्स के स्किन से ही तो बनते हैं ना, तो वो इसमें आ गया। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, ये सब कुछ हमें मिलता है एनिमल से। ओके, चलो जी, ये बात समझ में आ गई। एनिमल रिसोर्सेज के बारे में भी हमने जान लिया। एनिमल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे माइनिंग के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। तो फिगर 8.7 में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे
माइनिंग एरिया में क्या हो रहा था कि रॉक जो था यानी जो पत्थर था उसको लोड किया जा रहा था ट्रक में। आज अब आप लोगों को एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ कहाँ था माइनिंग वाला एरिया जहाँ पे ट्रक में डाला जा रहा था ना पत्थरों को, और कहाँ है, ये लो जी आ गया, ये देखो माइनिंग है ना, 8.7 फिगर देखिएगा, इसमें यहाँ पर जो रॉक्स है उनको ये ट्रक के अंदर डाला जा रहा है। अब इनसे हमें क्या क्या मिलता है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये भी प्रकृति में अवेलेबल है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बस हम क्या करते हैं, वो अवेलेबल होता है हम उसको निकालते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, बस इतना सा हम काम करते हैं, बाकी खुद नहीं बनाते कुछ। ओके चलो जी, यही हम पढ़ रहे थे ना, आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या बातें बताई गई हैं कि रॉक को उसमें लोड किया जा रहा था, हमने देखा है ना। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, यानी कि देखो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रॉक क्या है बच्चों, तो ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो मिनरल्स का मिक्सचर है, इसमें कई प्रकार के मिनरल्स जो है वो मिले हुए होते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट फॉर्म इन नेचुरली अकरिंग केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि जो मिनरल्स है ना वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। देखो बच्चों दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, समझ में आया। तो ये जो रॉक्स है ना उनके अंदर कौन से टाइप के मिनरल्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, और ये सभी नेचुरली फॉर्म होते हैं केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। और देखिएगा अब हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, वी गेट डिफरेंट मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द मिनरल्स। देखो मिनरल से हमें क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें अलग अलग टाइप के मेटल्स मिलते हैं और केमिकल्स मिलते हैं। किससे मिलते हैं भाई, मिनरल से मिलते हैं। सम केमिकल्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट मेडिसिन, और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो जिनका यूज किया जाता है अलग अलग दवाइयां बनाने के लिए, समझे। मिनरल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब समझिएगा, देखिए जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स तो मैंने आपको बताया इनका यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेस, राइट। अब इनका डिवीजन भी है, तो इनको देखिए ये जनरली क्लासिफाई किया जाता है, एक तो मेटालिक मिनरल्स होते हैं और दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। तो सुनिए, मेटालिक मिनरल्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, यानी कि जो मेटालिक मिनरल्स है ना उनका यूज किस लिए किया जाता है बच्चों, क्या ऑब्टेन करने के लिए इनका यूज किया जाता है, तो इनका यूज किया जाता है मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मेटल से मिलते हैं, समझ में आया। और नॉन मेटल से हमें क्या क्या मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि देखिएगा हमें ये सारे केमिकल्स मिलते हैं, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, फिर कैल्साइट। तो याद रखने वाली सारी चीजें हैं, आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। देखिएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो वहां पे देखिए हमें देखिएगा वहां पे हमें ये आंसर जरूर मिलेगा। ओके, तो इसीलिए बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ते चलो। चलो मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उनसे हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है, एक बार मैं आप लोग को याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो एक तो आयरन मिलता है, दूसरा बॉक्साइट मिलता है, फिर उसके बाद जो नॉन मेटालिक आइटम्स हैं उनसे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, जिप्सम, फिर रॉक सॉल्ट और कैल्साइट। बात समझ में आई। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि सारे फिगर्स में हमने देखा है ना, खाली बस फिशिंग को छोड़ करके हर जगह किसका यूज किया जा रहा था, मतलब वो वहां पर कहीं ना कहीं लैंड आ रहा था, यानी जो भी चीजें हम कर रहे थे, जैसे कि अगर खेती हो रही है तो वो लैंड के ऊपर हो रही थी, अगर रबर का लेटेक्स भी निकाला जा रहा है तो वो भी लैंड के ऊपर, क्योंकि पेड़ जो है वो कहाँ पे उगा हुआ है, लैंड पे ही उगा हुआ है ना। तो फिशिंग को छोड़ करके हमने जो भी देखे वहां पर लैंड आ रहा था, राइट। सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी, लैंड के ऊपर हो रही थी। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। वो तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। देखो लिविंग थिंग्स जो है, जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, हम कहाँ पे जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, धरती पे जन्म लेना है और धरती पे ही, मतलब माटी से जन्मे और माटी में ही मिल जाना है ना। ऐसा ही तो होता है, हम जन्म लेते हैं इसी धरती पे और फिर अंततः क्या होता है, लास्ट में हम इसी धरती में, इसी मिट्टी में समा जाते हैं। तो वही यहाँ पे बातें बताई गई है कि जो लिविंग थिंग्स है वो कहाँ पे पैदा होते हैं, तो इसी लैंड पे पैदा होते हैं, है ना। फिर इसी पे ग्रो करते हैं, इसी धरती पे जन्म लिया, फिर हम बड़े हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम यही इसी धरती पे रहेंगे और फाइनली हम इसी धरती पे मर भी जाते हैं, है ना। जब डेथ होती है तो क्या किया जाता है, मिट्टी में ही मिल जाते हैं ना, दफनाओ या फिर जलाओ तो वो उसी में मिल जाते हैं, राइट। तो लैंड क्या है, तो ये भी इनवैल्यूएबल रिसोर्स है, राइट, क्योंकि इसका भी हम कई तरीके से यूज कर रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे क्या बातें बताई गई हम इनको समझ लेते हैं। तो ऑब्टेनिंग लैंड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ट्रेड आर सम अदर यूजेस ऑफ दिस रिसोर्स। जैसे कि ऊपर तो हमने लैंड के बहुत सारे यूजेस देखे, अब लैंड के और भी यूजेस हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं,
ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, कई लोग ज़मीन खरीद करके बगीचा बना लेते हैं, और मतलब अलग अलग टाइप से उसका यूज़ किया जाता है। तो लैंड के भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, है ना। लैंड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि वहाँ का एरिया कैसा है, यानी कि ऊंचा है, नीचा है, ये हो गया फिजियोग्राफी का मतलब, ठीक है। सॉइल मतलब आप जानते हो, क्लाइमेट भी मैंने पहले पढ़ाया था, वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था। देखो वेदर कैसा होता है, जो चेंज होता रहता है, कहा जाता है ना, ऐसा गाना है कि मौसम के साथ मतलब मौसम की तरह बदल तुम ना जाना, ऐसा है ना गाना। देखो क्लाइमेट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, मौसम। मौसम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पता है मौसम चेंज होता रहता है, इसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है, राइट। अब मिनरल्स यहाँ पे दिया गया, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब समझिएगा बच्चों, लैंड का यूज हम लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का फिजियोग्राफी कैसा है, वहाँ पे सॉइल कैसी है, यानी देखो अगर फर्टाइल वाली सॉइल रहेगी, मतलब उपजाऊ मिट्टी रहेगी, तब वहाँ पे खेती की जा सकती है। अगर कोई बंजर भूमि है, मतलब मिट्टी वहाँ की फर्टाइल है ही नहीं, तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगर हमें खेती करना है तो हमें उस हिसाब का लैंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ की मिट्टी कैसी हो, तो फर्टाइल हो। समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, यानी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लैंड के अलग अलग यूजेस होते हैं। समझे कि नहीं, बात समझ में आ रही है। चलो जी आगे चलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज 29.20%, यानी कि मान लीजिए मतलब जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ क्या है, अर्थ अपने आप में 100% है, जिसमें से कितना परसेंट लैंड है, तो 29.20% क्या है बच्चों, लैंड का है, यानी इतना लैंड हमारे अर्थ पे पाया जाता है। बाकी सब कहाँ गया, तो बाकी सब पानी है, पढ़ा था ना आप लोगों ने। आज अब बताती हूँ, हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा, अरे ये कहाँ जा रहा है, रुको, जो हमारा अर्थ है ना बच्चों, इसके ऊपर हमने क्या देखा था कि 70 पॉइंट के लगभग, यानी 70 पॉइंट आप 1 करके बोल सकते हो, इतना परसेंट क्या है, वाटर है। बाकी जो बचता है 29%, 71, देखो कहीं कहीं पे आपको 71 मिल जाएगा, कहीं पे 70 मिल जाएगा, मतलब 71 आप समझिएगा, ठीक है। और 29 के करीब क्या होता है, 29% के करीब हमारे अर्थ पे क्या होता है, तो लैंड है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपको मिलेगा 100%, 100 ही मिलेगा। देखो 9 1 10, फिर 7 2 9 1 10 आया कि नहीं, यानी 71 पॉइंट कुछ परसेंट क्या है, पानी है, और 29%, 20 तो हमने देख लिया, वो क्या है, लैंड। अगर प्रॉपरली उस हिसाब से जो दिया गया है उस हिसाब से अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं तो 100% तो पानी, जिसमें से 29.20 क्या है, लैंड है। तो वाटर कितना आएगा, आ जाओ देखते हैं माइनस करके। यहाँ पे 8 आ गया, फिर 10 में से 9 गया तो 1, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि 71.80% क्या है बच्चों, वाटर। देखो ये वाटर का प्रोपोर्शन है। आप सोचेंगे इतना पानी है तो पानी की कमी कैसे, बताया था ना मैंने आप लोगों को कि ये ज़्यादातर पानी किस में है, ओशंस में है, जो कैसा है, सैलिन है, यानी कि सॉल्टी है, जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके चलो ये देख लो, ये क्या है, ये लैंड का प्रोपोर्शन है हमारे अर्थ पे। तो ये प्रोपोर्शन भी आप लोग याद रखिएगा, इसका ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर कितना परसेंट लैंड है, तो आप बताइएगा 29.20%, और वाटर कितना है 71.80%, राइट। ये आपको कहीं पे अलग, थोड़ा बहुत अलग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया उस हिसाब से आप देखिएगा तो यही राइट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे कहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर थे, हम इसको समझ रहे थे, राइट। तो आगे देखो क्या बताया गया कि डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वेरियस लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन द लैंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि देखो जो लैंड है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और वो किस रीजन में है, उसकी फिजियोग्राफी कहाँ पर है, तो इसके ऊपर मतलब इस हिसाब से वहाँ पर लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। यानी कुछ भी लिविंग थिंग्स नहीं पाए जाएंगे हर जगह। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलर बेयर का। ये जो पोलर बेयर है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पोल्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वो वहीं पे रह सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है ना, काफ़ी ठंडी होती है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे कौन से टाइप के क्या पाए जाते हैं, पोलर बेयर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो वही यहाँ पे बातें बताई गई है कि क्लाइमेट के हिसाब से
लिविंग थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें लैंड के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लिविंग थिंग्स, दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह, जैसे कि पोलर बेयर कहाँ पे पाया जाता है, मैंने बताया पोल्स वाले एरिया में पाया जाता है। ऐसा हो सकता है क्या कि पोलर बेयर इक्वेटोरियल वाले रीजन में भी पाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कहीं पे वो ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी कि हर जगह सेम नहीं होता है, बल्कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ में आया? चलो जी आगे चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ट्राई टू अडॉप्ट टू द वेरियस जोग्राफिकल कंडीशंस लाइक अ रॉकी टेरेन। रॉकी टेरेन मतलब क्या होता है बच्चों? रॉक यानी क्या होता है? पत्थर, तो पथरीला इलाका, ठीक है। रॉकी टेरेन यानी क्या होता है? पथरीला इलाका। इसके अलावा क्या है? स्टीप स्लोप्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीजन है वो खाड़ी में है, मतलब ढलान पे है कि ऊपर है, उस हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लैट प्लेस, अब इसका मतलब आप जानते हो, यानी कि मैदानी इलाका, माउंटेनियस रीजन, और फिर क्या है? फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज, यानी वो एरिया जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ हो। और रिवर बेसिन्स, रिवर बेसिन्स किसको कहा जाता है? जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ रिवर बेसिन्स के बारे में। आ जाओ बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक नदी है जो बह रही है। नदी आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। मान लीजिए जो नदी है वो ऐसे करके बहती हुई ऐसे करके आ रही है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो नदी है ना, इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है वो आकर के मिल जाती है। मान लीजिए इधर से एक नदी आई, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। यानी ये क्या है? ये मेन नदी है। ये क्या है बच्चों? मेन नदी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी ये रहेगी। ये छोटी छोटी नदियाँ जो है वो आकर के इसमें मिल गई, है ना। इस नदी में आकर के मिल गई, फिर ये इसके साथ मिल करके एक बन गई। तो देखो यहाँ पर नदी और ये जो इसकी सहायक नदियाँ, यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो इसका ये जो इलाका बनेगा ना, यानी इस नदी के और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो एरिया बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर बेसिन्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो लिविंग थिंग्स है ना वो क्या करते हैं? अपने को अडाप्ट करते हैं। अडाप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन यानी क्या होता है? यानी उसके साथ, जैसे मैं आप लोग को सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो जब बारिश शुरू होती है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही रियल एग्जांपल है, सबके घर पे ऐसा होता ही होगा। जब बारिश, मतलब अभी गर्मी पड़ रही है, खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, ठीक। अभी क्या हुआ? अचानक से बारिश हो गई, यानी बारिश का जब भी मौसम शुरू होता है तो पहली बारिश आती है ना, तो ऐसा मोस्ट ऑफ द देखने के लिए मिलता है कि पहली बारिश में लोग क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम ये सब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमें गर्मी में रहने की आदत थी, है ना। लेकिन क्या हुआ? जो ही बारिश आई तो फिर हमें सर्दी जुकाम पकड़ लिया, है ना। लेकिन फिर क्या होता है? जब धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और जब बारिश लगातार आने लगती है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया है? अपने को उनके साथ अडाप्ट कर लिया है, यानी कि वो जो बारिश है, वो जो रेन है, उसको हमने अडाप्ट कर लिया है, यानी उसके साथ हमने समायोजन कर लिया है। समझ में आया? अब हम बारिश में रहना सीख चुके हैं। पहले हम गर्मी में रह रहे थे, अचानक से बारिश आई तो हम बीमार पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे अब हमें क्या हो गए? उसकी आदत हो गई। तो उसका मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन, राइट। तो जो लिविंग थिंग्स है ना वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से अपने आप को वो अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं लिविंग थिंग्स। बस ना मैन को छोड़ करके जो मनुष्य है ना भाई, वो मानने वाला नहीं है, वो नेचर के साथ छेड़खानी जरूर करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि मैन अलोन अटेम्प्ट टू मेक चेंजेस इन द प्रिवेलिंग कंडीशंस टू सूट हिज नीड्स, यानी जो दूसरे लिविंग थिंग्स है वो तो जैसा वहाँ का कंडीशन है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, लेकिन जो मनुष्य है ना वो नेचर के साथ छेड़खानी जरूर करता है, यानी कि वो नेचर में चेंजेस करने की कोशिश करता है अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? अगर हमें घर वगैरह बनाना है तो हमारे सामने अगर कोई पेड़ आएगा हमारे रास्ते में, हम उसको काट देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया? ये छेड़खानी ही तो की। तो वही यहाँ पे देखो मनुष्य के बारे में बताया गया। इनको भी पता है कि मनुष्य कितना ग्रेडी है, अपने ग्रेड के लिए वो नेचर को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता, राइट। चलो जी आ जाते हैं यहाँ पे। एवरी लिविंग थिंग्स मेक्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। सारे के सारे लिविंग थिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपने नीड्स के हिसाब से। हाउ एवर मैन स्टार्टेड यूजिंग मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ अलोन विद द हेल्प ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल पावर, यानी हम भी क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता। इंटेलेक्चुअल पावर मतलब क्या होता है? दिमाग किसके पास होता है? हमारे पास ही होता है ना। इंसानों में सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, मतलब सबसे तेज। समझ में आया? तो हम लोग अपने दिमाग के हिसाब से, अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। लेटर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस लेड टू एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा हो सकता है जैसे पॉपुलेशन अभी तेजी से बढ़ रही है तो ऐसा फ्यूचर में
होगा कि जो मनुष्य है ना वो अपने ग्रीड के लिए यानी अपने लालच के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत क्या कर ले, एक्सप्लोटेटिव यूज़ का मतलब आप समझते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे। जैसे उसमें कुछ मतलब उससे नेचर को नुकसान हो तो नुकसान हो, लेकिन हमारी जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करे। जैसे कि अगर उन्हें लकड़ी चाहिए तो वो जंगलों की ही कटाई करवा दे, समझ रहे हो। तो वही है, तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा होने लगा तो जो बैलेंस है ना नेचर का वो बिगड़ जाएगा। अगर हम सारे पेड़ काट दें अपने लिए, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, बताओ जल्दी से, जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर हम खुद वो अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ये पेड़ों से ही मिलता है। अगर वही नहीं रहेंगे तो कौन देगा, फिर सांस कहाँ से लोगे, राइट। तो दिस मीन्स दैट इट इज necessary that man also must use the natural resources only according to his needs and in a judicious manner। यानी कि अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है, देखो यहाँ पर ना आपको एक मैसेज दिया गया है कि मैन को क्या करना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पानी है, क्या है भाई, पानी, ठीक, तो पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करो, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो बच पाए। सब आप ही ख़त्म कर दोगे तो आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो आपको ही बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो पानी का हमें कैसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करो। आपको यूज़ करने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन बस ये है कि आप उसको बर्बाद मत कीजिए। उसी प्रकार से फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को भी देखो, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगाइए, समझे कि नहीं। तो वही है यहाँ पे कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका यूज़ करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, यस। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो लेसन है ये होता है कंप्लीट। अब इसके आगे क्या आता है, तो इसका एक्सरसाइज आ जाता है। तो एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई गई है, ऑलवेज रिमेंबर। चलो जी, ये मैसेज पढ़ लेते एक बार। Man has to depend on nature for many things. Whatever the extent of his progress, nature is not for man alone. It belongs to other living things too. Therefore, we should always use natural resources judiciously. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, देखो नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट, तो जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो नेचर में अवेलेबल चीज़ें हैं ना, वो खाली बस मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उनका अच्छे प्रकार से यूज़ करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, ऐसे फालतू में कोई भी चीज़, कोई भी लकड़ी काट करके मत लाओ, ठीक। तो ये था बच्चों आप लोगों के लिए मैसेज, बस इतना ही था हमारे ये चैप्टर में। तो यहाँ पर फाइनली हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये होता है कंप्लीट, राइट। तो इसको हमने कितने पार्ट्स में किया था, 2 पार्ट्स में किया था। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये हमारा सेकंड पार्ट था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, ओके। चलो बच्चों, बाय।